वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा नाम जो हम हर साल सुनते हैं, पर कमाल की बात यह है कि ये कोई सरकार नहीं है। ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, इनके पास कोई सेना भी नहीं है, ये कानून तो बिल्कुल नहीं बनाते। तो फिर ऐसा क्या है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लीडर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज और ग्लोबल मीडिया सब दावोस में इनकी बात इतनी गंभीरता से सुनते हैं? और यही आज की हमारी बातचीत का सबसे दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो आइडियाज आज दावोस के बंद कमरों में डिस्कस हो रहे हैं, वही अगले कुछ सालों में G20 की नीतियों से लेकर हमारे अपने देश के कानूनों तक में दिखने लगते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सोचा समझा सिस्टम काम कर रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता? बिल्कुल, और यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। इस चर्चा का मकसद किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सही या गलत साबित करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही हम WEF को कोई विलन बनाने बैठे। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि आज की दुनिया में पावर यानी सत्ता असल में काम कैसे करती है। हाँ, वो कौन से अदृश्य ढांचे हैं जो हमारी दुनिया को शेप दे रहे हैं और WEF का उसमें क्या रोल हो सकता है? एग्जैक्टली। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं, और इसकी शुरुआत हमें सत्ता के बदलते हुए मतलब से करनी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब हम पावर या सत्ता के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक पारंपरिक तस्वीर आती है जिसे हार्ड पावर कहते हैं। हाँ, जैसे सेना। हाँ, किसी देश की सेना, कानून बनाने और लागू करने की ताकत और टैक्स वसूलने की क्षमता। जिसके पास ये सब है वो पावरफुल है, सीधा हिसाब। ये पुरानी परिभाषा थी और आज भी कुछ हद तक तो सही है, लेकिन असली खेल अब बदल चुका है। आज की दुनिया में असली ताकत हार्ड पावर से कहीं ज्यादा सॉफ्ट पावर में है। सॉफ्ट पावर आप लोगों को क्या करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, बल्कि ये है कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि लोग किस बारे में सोचेंगे। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे एक शतरंज के खेल की तरह देखिए। हार्ड पावर का मतलब है कि आप शतरंज का खेल जीत सकते हैं। अच्छा। लेकिन सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आप पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दे कि शतरंजी एकमात्र ऐसा खेल है जो खेलने लायक है। वाह। WEF सीधे तौर पर राजा या वजीर को नहीं चलता, लेकिन वो इस बोर्ड को सेट करने में मदद करता है जिस पर खेल खेला जाएगा। वो ये तय करता है कि खेल के नियम क्या होंगे। जो एजेंडा सेट करता है वही तो खेल को कंट्रोल करता है। समझ गया। तो WEF सीधे कानून नहीं बना रहा, लेकिन वो एक ऐसा माहौल, एक वैचारिक इकोसिस्टम बना रहा है जहां कुछ खास तरह के कानून और नीतियां जरूरी और लॉजिकल लगने लगती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। वो विचारों का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं जहां कुछ आइडियाज अपने आप प्रोग्रेसिव और भविष्य के लिए जरूरी मान लिए जाते हैं, और जो उनसे सहमत नहीं होते उन्हें पुराने ख्यालात का या विकास विरोधी कह के किनारे कर दिया जाता है। सत्ता का ये नया मॉडल बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत असरदार है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद एजेंडा सेटिंग की ताकत है। मैंने नोटिस किया है कि क्लाइमेट चेंज, चौथी औद्योगिक क्रांति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल आइडेंटिटी, ये सारे शब्द आज हर जगह सुनाई देते हैं। लेकिन अगर आप पीछे जाकर देखें तो ये सब दावोस की चर्चाओं का सेंटर पॉइंट थे, वो भी सालों पहले। और यही तो खेल है। पहले ये आइडियाज एक छोटे इलीट ग्रुप में डिस्कस होते हैं, फिर WEF की रिपोर्ट्स, पार्टनरशिप्स और मीडिया नेटवर्क्स के जरिए ये ग्लोबल मीडिया की हेडलाइंस बन जाते हैं। अच्छा। फिर थिंक टैंक्स इन पर रिसर्च पेपर निकालते हैं और आखिर में नेता अपनी स्पीच में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसे ही एजेंडा सेटिंग कहते हैं। ये दुनिया के अटेंशन स्पैन को कंट्रोल करने जैसा है। तो जो नैरेटिव है वो ये कहता है कि WEF ये तय करता है कि दुनिया का ध्यान किस बड़ी समस्या पर जाएगा। और जब आप समस्या को परिभाषित करते हैं तो आप समाधान को भी परिभाषित करने की ताकत रखते हैं, है ना? जब पूरी दुनिया का ध्यान एक ही तरफ लगा दिया जाता है तो पैसा, नीतियां और कानून भी उसी दिशा में बहने लगते हैं। पर यहाँ एक सवाल पूछना जरूरी है। क्या ये मुद्दे वाकई दुनिया की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं या उन्हें ऐसा बनाया गया है, और जो समाधान पेश किए जा रहे हैं उनसे असल में फायदा किसे होगा? इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा आइडिया है जिसे WEF बहुत प्रमोट करता है, मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत आकर्षक शब्द है। इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े फैसले सिर्फ सरकारें ना लें, बल्कि सरकारें, बड़ी बड़ी कंपनियां और NGOs यानी सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर लें। बहुत समावेशी और लोकतांत्रिक लगता है। हाँ, कागज पर यह बहुत ही बेहतरीन आइडिया है,
लेकिन इसके पीछे की हकीकत थोड़ी जटिल है। आप सोचिए, एक मीटिंग टेबल है। ठीक है। उस पर एक तरफ किसी छोटे देश की सरकार का प्रतिनिधि बैठा है और दूसरी तरफ एक मल्टीनेशनल टेक कंपनी का सीईओ, जिसकी कंपनी की वैल्यू उस देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। उस सीईओ के पास दुनिया का बेस्ट डेटा है, वकीलों की पूरी फौज है और खरबों डॉलर का बजट है। अब आप बताइए, जब नीति बनाने की बात आएगी तो उस टेबल पर किसकी आवाज ज्यादा भारी होगी? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सब टेबल पर तो हैं, लेकिन हर किसी की कुर्सी बराबर ऊंची नहीं है। तो क्या ये एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाईपास करने का तरीका है? क्योंकि एक कंपनी के सीईओ को तो हमने वोट देकर नहीं चुना है। यहीं पर लोकतंत्र और कॉर्पोरेट पावर के बीच की लाइन धुंधली पड़ने लगती है। मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस का मॉडल अनजाने में सत्ता उन लोगों के हाथों में दे सकता है जिनके पास पैसा और टेक्नोलॉजी है, न कि उनके हाथों में जिन्हें जनता ने चुना है। ये मॉडल सुनने में जितना सहयोगी लगता है, असल में ये सत्ता को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में उतना ही केंद्रित भी कर सकता है। जब हम टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट पावर की बात कर ही रहे हैं, तो एक और विषय है जो WEF के एजेंडे में सबसे ऊपर है और जिस पे बहुत बहस होती है, डिजिटल आइडेंटिटी। हाँ, WEF का कहना है कि ये भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और उनका आधिकारिक तर्क ये है कि एक यूनिवर्सल डिजिटल आईडी से सबको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा, सरकारी सेवाएं सीधे लोगों तक पहुंचेंगी और सिस्टम में भ्रष्टाचार कम होगा। मतलब हर नागरिक का एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्रोफाइल, जिसमें सब कुछ हो। सब कुछ, जिसमें उसकी बायोमेट्रिक जानकारी, हेल्थ रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल हिस्ट्री, सब कुछ जुड़ा हो। सुनने में तो ये बहुत सुविधाजनक लगता है, एक ही कार्ड या ऐप से सारे काम हो जाएं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। बिल्कुल, और वो पहलू सुविधा का नहीं, नियंत्रण का है। सोचिए, अगर आपकी यही डिजिटल आईडी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके ट्रैवल रिकॉर्ड्स और आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी हो, और मान लीजिए आप सरकार की किसी नीति की आलोचना करते हुए कोई पोस्ट लिखते हैं। क्या हो अगर आपका डिजिटल आईडी सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाए? बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ना तो बैंक से पैसे निकाल पाएंगे, ना मेट्रो में सफर कर पाएंगे और शायद अपना राशन भी नहीं ले पाएंगे। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये डिस्टोपिया जैसा जरूर लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी आज मौजूद है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग हिस्से पहले से ही लागू हो रहे हैं। सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल उस कंट्रोल स्विच का है। वो स्विच किसके हाथ में होगा? सही बात। जब आपकी पहचान ही सेवाओं तक पहुंचने का गेटवे बन जाए, तो उस गेटवे का कंट्रोल जिसके पास है, उसके पास असीमित शक्ति आ जाती है। और ये नियंत्रण की चिंता द ग्रेट रीसेट जैसे शब्दों के साथ और भी बढ़ जाती है। ये शब्द कोरोना महामारी के दौरान WEF ने बहुत पॉपुलर किया था। हाँ, बिल्कुल। आधिकारिक तौर पे तो इसका मतलब था कि महामारी ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पहले से बेहतर, ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाएं। हाँ, और कौन इस बात से असहमत होगा? बेहतर दुनिया कौन नहीं चाहता? लेकिन जो आलोचक हैं, वो इसे शॉक डॉक्ट्रिन के नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि इतिहास गवाह है, हर बड़ा संकट, चाहे वो युद्ध हो, आर्थिक मंदी हो या महामारी, का इस्तेमाल एक अवसर की तरह किया जाता है। अवसर? किस चीज का अवसर? पूरे सिस्टम को अपनी मर्जी के हिसाब से रीसेट करने का अवसर। क्योंकि जब लोग डरे हुए होते हैं, जब अनिश्चितता का माहौल होता है, तो वो सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। उस शॉक की हालत में वो बड़े बड़े बदलावों पर ज्यादा सवाल नहीं करते। तो नैरेटिव ये है कि द ग्रेट रीसेट जैसे विचार उन बदलावों को तेजी से लागू करने का एक तरीका है, जिन्हें अगर सामान्य हालात में लाया जाता तो शायद उनका भारी विरोध होता। सवाल ये है कि ये रीसेट किसके लिए है और किसकी शर्तों पर हो रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और अब तो ऐसा लगता है कि हर चीज को मापा जा रहा है, हर चीज को एक स्कोर दिया जा रहा है। जैसे कंपनियों के लिए ESG स्कोर हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। हाँ, ESG यानी कोई कंपनी पर्यावरण और समाज के लिए कितनी अच्छी है। अब तो व्यक्तियों के कार्बन फुटप्रिंट को मापने और ट्रैक करने की भी बात हो रही है। इसके पीछे एक बहुत सीधा सा सिद्धांत काम करता है। जिस चीज को मापा जा सकता है, उसे मैनेज और नियंत्रित भी किया जा सकता है। अच्छा। एक बार जब आप हर गतिविधि को डेटा पॉइंट में बदल देते हैं, आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की, आपने क्या खाया, आपने कहाँ ट्रैवल किया, तो आप उस डेटा के आधार पर व्यवहार को इनाम दे सकते हैं या सजा। मतलब भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मुझे कार लोन मिलेगा या नहीं, ये मेरे क्रेडिट स्कोर के साथ साथ मेरे कार्बन स्कोर पर भी निर्भर करे। ये बिल्कुल संभव है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपका लोन
आपका बीमा, यहाँ तक कि आपके बच्चों का स्कूल एडमिशन भी आपके सोशल स्कोर या सस्टेनेबिलिटी स्कोर पर निर्भर करे। ये सारी चीज़ें ESG, डिजिटल ID, डेटा कलेक्शन अलग-अलग दिखती हैं, लेकिन जब आप इन्हें जोड़कर देखते हैं तो एक बड़े सामाजिक नियंत्रण के सिस्टम की नींव रखी जा रही है। इस पूरी बड़ी तस्वीर में एक और पीस है जो अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सेंटर बनता है, WEF का यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम। हाँ, और इसे सिर्फ एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह देखना शायद पूरी तस्वीर को न देखना होगा। इसके पीछे की असली ताकत नेटवर्क इफेक्ट है। नेटवर्क इफेक्ट। ये प्रोग्राम दुनिया भर से भविष्य के नेताओं, बिजनेसमैन, कलाकारों और एक्टिविस्ट्स को चुनता है और उन्हें दुनिया को देखने का एक खास चश्मा, एक खास फ्रेमवर्क सिखाया जाता है। ठीक कहा। तो कहानी ये नहीं है कि ये सब लोग WEF हेडक्वार्टर से सीधे ऑर्डर लेते हैं। कहानी ये है कि उनकी सोच और दुनिया को देखने का नजरिया इतना एक जैसा हो जाता है कि उन्हें ऑर्डर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। इसे एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना समझिए। जब कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और न्यूजीलैंड के नेता, जो सभी इस प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं, एक ही वैश्विक संकट का सामना करते हैं, तो वो लगभग एक जैसे समाधानों के बारे में ही सोचते हैं। जैसे डिजिटल हेल्थ पास या एक जैसे कार्बन टैक्स कानून। ये कोई साजिश नहीं, बल्कि एक जैसी सिंक्रोनाइज्ड सोच का नतीजा है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नेटवर्क है जो बिना किसी औपचारिक समझौते के भी दुनिया भर की नीतियों को एक ही दिशा में ले जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और चीज है जो बहुत हैरान करती है, भाषा। अगर आप कभी WEF की कोई रिपोर्ट पढ़ें या उनकी कोई चर्चा सुने तो भाषा बहुत ही जटिल होती है। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, सिस्टमिक रेजिलियंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आम इंसान की समझ से बाहर है। और ये एक बहुत अहम सवाल उठाता है, क्या ये जटिल भाषा सिर्फ अकादमिक चर्चा के लिए है या इसका इस्तेमाल जानबूझकर आम लोगों को इस बातचीत से बाहर रखने के लिए किया जाता है? क्योंकि जिस चीज को आप आसानी से समझ नहीं सकते, उस पर आप सवाल भी नहीं उठा सकते। ये जटिलता एक तरह की दीवार बन जाती है जो इन विचारों को आम जनता की आलोचना और जांच पड़ताल से बचाती है। ये एक तरह का गेट कीपिंग है। तो आज की इस लंबी बातचीत को अगर समेटा जाए तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने सत्ता के नए मॉडल, एजेंडा सेटिंग, डिजिटल पहचान, नेटवर्क इफेक्ट, इन सब पर बात की। जैसा हमने शुरू में कहा था, हमारा मकसद ये साबित करना नहीं था कि ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना था कि आखिर दुनिया में इतने सारे लोग इन विचारों पर यकीन क्यों करने लगे हैं, और इसका जवाब शायद सिस्टम की अपनी बनावट में ही छिपा है। जब फैसले बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं, जब सिस्टम में पारदर्शिता की कमी होती है और जब सत्ता और पैसा कुछ गिने चुने एलीट सर्कल्स में सिमट कर रह जाता है, तो शक और अविश्वास की कहानियां अपने आप पैदा होती हैं। ये एक तरह की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उस सिस्टम के खिलाफ जिसे लोग महसूस तो कर सकते हैं पर पूरी तरह समझ नहीं पाते। सही कहा। इसलिए असली सवाल शायद ये नहीं है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अच्छा है या बुरा। वो तो बस एक संस्था है जो एक खास विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। तो फिर श्रोताओं के लिए असली सवाल क्या है? मेरे हिसाब से असली सवाल ये है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम उस सिस्टम को समझ रहे हैं जिसमें हम जी रहे हैं, या हम अनजाने में सिर्फ उसका एक हिस्सा बने हुए हैं, उस स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं जो किसी और ने लिखी है।